गाइस वेलकम बैक द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले दोनों एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। वेल तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रिंतारो और ओसामी को क्लास के अंदर दिखाया जाता है, जिनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है क्योंकि उनके क्लास का एसी नहीं चल रहा होता है। और ओसामी कहता है कि चलो चलकर हम फैकल्टी के अंदर इसकी शिकायत करते हैं, जिसके बाद वो लोग फैकल्टी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ओसामी रिंतारो से कहता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मुझे मजा आए, नहीं तो मैं ये सब नहीं झेल सकता। और अचानक ओसामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बंदा एक्साइटेड होकर कहता है कि इस महीने में स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जीत जाएं। और ऐसा करने में सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इतना कह के ये लोग फैकल्टी रूम की तरफ निकल जाते हैं और इन्हें जाने के बाद इनका एक मास्टर मिलता है और ये लोग उनसे सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये बंदा इन दोनों को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। और ये सुनने के बाद ओसामी के होश उड़ जाते हैं और ओसामी पूछता है भला हम दोनों पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। तो वो बंदा कहता है कि जो भी स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा उसे अपना नाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में से वापस लेना होगा। तो ओसामी कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो हमें भी नहीं पता है कि इस बार हम लोग फेल होंगे या नहीं, तो तुम पहले से ही कैसे हमें रोक सकते हो। तो बंदा कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि इस बार फिर तुम लोग पास भी हो सकते हो। तो ओसामी बोलता है कि अरे नाना, हमारा पास होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारी मेहनत के लिए तुम हमें कोई रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। और ये सुनकर उसका मास्टर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है अगर तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। अच्छा वो लॉलीपॉप नहीं दिला रहा है। वेल ये सुन के ओसामी काफी खुश हो जाता है, लेकिन फिर क्लास में जाने के बाद हम देखते हैं कि ओसामी अब टेंशन से पागल हो रहा होता है क्योंकि इनको स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए मिड एग्जाम को पास करना होगा। लेकिन मिड एग्जाम के नाम से ही ओसामी की हालत खराब हो रही होती है और फिर ओसामी साकू से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साकू इसको पढ़ाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि लास्ट ईयर भी साकू ने रिंतारो और ओसामी को पढ़ाया था, लेकिन ये दोनों फेल हो गए थे। जिसके बाद ओसामी गुस्से में साकू से कहता है मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ना ले पाए, तो फिर ठीक है, हमें तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के साथ ही साकू और ओसामी के बीच में कुछ ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। एंड अभी ये सब हो ही रहा होता है कि तभी रिंतारो के पास उसकी माँ का मैसेज आता है और उसकी माँ ने कहा था कि आज डिस्काउंट डे है और वो चाहती है कि रिंतारो वागड़ी को भी इसके लिए इनवाइट करे। और फिर रिंतारो थोड़ी देर सोचने के बाद, मतलब थोड़ी ज्यादा ही सोचने के बाद, वागड़ी को इनवाइट करता है, लेकिन वागड़ी आने से सीधे मना कर देती है और कहती है कि वो काफी बिजी है, जिस वजह से वो शॉप में नहीं आ सकती। और वागड़ी के शॉप में ना आने से हम देखते हैं कि रिंतारो को यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन फिर रिंतारो सोचता है कि भला इस वजह से मैं डिसपॉइंट क्यों फील कर रहा हूँ। और तभी ओसामी कहता है हमें लाइब्रेरी चलना होगा और फिर ओसामी स्कूल से बाहर रिंतारो को एक लाइब्रेरी में ले चलता है। और भाई ये दोनों खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब देखने में तो ऐसा ही लगता है, बट रियलिटी में हमें ये पता चलता है कि इन दोनों को घंटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उस किताब के अंदर लिखा क्या हुआ है। और फिर रिंतारो कहता है भाई लगता है कि हमें साकू से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ वही था जिसने हमारी मदद की थी। लेकिन ओसामी कहता है कि अरे हाँ लास्ट ईयर उसने हमारी मदद करी थी, तो उससे क्या हो गया था, कौन सा हम पास हो गए थे, मतलब फेल तो हम तब भी हुए थे ना, और उसकी वजह से मुझे अब भी काफी बुरा फील होता है। और फिर रिंतारो यहाँ पे ओसामी को समझाता है कि साकू इनकी मदद करना चाहता है और वो भी स्पोर्ट्स डे के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर ओसामी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या तुम सही में रिंतारो ही हो ना। फिर रिंतारो कहता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें बस जीतने पे फोकस करना चाहिए। और फिर ओसामी साकू को मनाने के लिए जाने लगता है और कहता है कि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम भी वहाँ पे रहने वाले हो और अब मैं जल्दी से जाकर उनको लेकर आता हूँ। और फिर रिंतारो अकेले बैठ के यहाँ पे पढ़ने लगता है और तभी यहाँ पे दो छोटी लड़कियाँ आती है, मतलब की वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आई होती है, बट पता है उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती है। और इन्हें देख के रिंतारो अपनी सीट खाली करके यहाँ से चला जाता है और ये चीज ये लड़कियां भी नोटिस करती हैं और आपस में बात करती हैं कि उस लड़के ने हमारे लिए अपनी सीट छोड़ दी और हमने उसका शुक्रिया भी नहीं किया, मतलब हमें मौका ही नहीं मिला। और फिर हम देखते हैं कि जो रिंतारो होता है ना, वो यहाँ पे लाइब्रेरी से बाहर जा रहा होता है, तो उसे यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि उसे वागड़ी की आवाज सुनाई दे रही है और रिंतारो देखता है कि वागड़ी सच में वहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही होती है और ये बंदा उनकी बातें सुनने लगता है। और उनकी बातों को सुनने के बाद रिंतारो नोटिस करता है कि वागड़ी अपनी फ्रेंड के साथ काफी रिलैक्स होकर बात कर रही है और इनकी बातों से रिंतारो को ये भी पता चलता है कि वागड़ी अपने क्लास में टॉप करती है। और ये बात सुनकर रिंतारो वागड़ी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और लाइब्रेरी से बाहर जाकर रिंतारो वागड़ी के बारे में सोचने लगता है कि वो सही में काफी कमाल की लड़की है, क्योंकि वो क्योका जैसे स्कूल में भी टॉप की स्टूडेंट है और यहाँ पे एक मैं हूँ जो कि एक सड़े हुए स्कूल में भी बॉटम पे आता हूँ। और फिर रिंतारो आंख बंद करके कुछ सोचने लगता है और बंदा बेंच पे लेट जाता है और जैसे ही रिंतारो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने वागड़ी खड़ी है और वागड़ी को यहाँ पे देख कर रिंतारो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और यार ये सीन सच में काफी ज्यादा मस्त था। वेल वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अंदर पढ़ाई कर रही हो। वागड़ी कहती है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि तुम बाहर हो इसलिए मैं आ गई। और फिर वो बोलती है कि हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। और फिर से वो कहती है कि जब मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि शीशे के सामने से तुम ही गुजर रहे हो। फिर रिंतारो साइड हो जाता है और वागड़ी वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो कहती है तुमने मुझे इन्वाइट किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं डिस्काउंट डे के दिन तुम्हारे शॉप में नहीं आ पाऊंगी और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहूंगी। रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी हर महीने शॉप में एक दिन डिस्काउंट डे होता है, तुम जब फ्री हो तब आया ना। वागड़ी कहती है कि फिर अगले महीने मैं शॉप में जरूर
उड़ाऊंगी और अपनी पार्ट टाइम जॉब में से थोड़े पैसे भी बचा लूंगी। ये सुन के तो भाई रेंतारो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम रिच होने के बावजूद भी एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। ये सुन के वागड़ी हंसने लगती है और कहती है कि तुम भला मेरे बारे में क्या सोचते हो, और मुझे क्योंकि स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप मिल रखी है जिस वजह से मुझे हमेशा अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं और वैसे मैं हमेशा अपने क्लास में टॉप करती हूँ। और जब मैंने क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ना शुरू किया था तब मैं अपने अंदर काफी ज्यादा प्राइड फील कर रही थी। ये सब सुन के रेंतारो को रियलाइज होता है कि रेंतारो का नजरिया वागड़ी को लेकर कितना गलत था, क्योंकि रेंतारो खुद भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि दूसरों को देख के जज करे, क्योंकि उसे स्टार्टिंग से ही सब लोग ऐसे ही जज करते आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे को खुद से थोड़ी सी नफरत होती है, मतलब उसके सोच से कि आखिर वो ये सब क्या सोच रहा था। फिर रेंतारो वागड़ी से कहता है, वागड़ी क्या तुम पढ़ाई में मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो, क्योंकि अगर मैं मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो मैं काफी दिक्कत में आ जाऊंगा, और वैसे भी अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी सिर्फ तुम मेरी मदद करना। वागड़ी कहती है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और फिर वो कहती है कि चलो हम दोनों मिल के साथ में अपना अपना बेस्ट देते हैं। और फिर ये दोनों ऐसे ही अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वागड़ी कहती है अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड अब शॉप में वापस आने वाली होगी। और इतना कह के वो जाने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि जो वागड़ी की फ्रेंड है वो उसको रेंतारो से बात करते हुए देख रही होती है और कहती है, वागड़ी ये इंसान कौन है। तभी रेंतारो नोटिस करता है कि इस लड़की के जो बाल है ना वो सिल्वर कलर के हैं। और इसके बाद रेंतारो को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई फॉरेनर हो। और भाई ये बंदी सच में काफी मस्त लग रही होती है और इसका नाम सुबारू होता है। और देखो जैसे ही सुबारू रेंतारो को नोटिस करती है, सुबारू काफी इरिटेट हो जाती है और कहती है, लगता है कि तुम चिदोरी से हो, इसलिए मैं तुमसे ये चाहूंगी कि तुम वागड़ी के आसपास भी ना दिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चिदोरी का कोई भी इंसान वागड़ी के करीब आए। जिसके बाद वागड़ी फिर सुबारी को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है और तभी रेंतारो के फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग नोटिस करते हैं कि रेंतारो करीब दो क्योंकि स्कूल की लड़कियां खड़ी हैं, वैसे ही ओसामी और साकू काफी इरिटेट हो जाते हैं और फिर ये लड़कियों के पास आते हैं। और ओसामी कहता है, तुम्हें रेंतारो से क्या काम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रेंतारो खुद क्योंकि स्कूल की लड़कियों से बातचीत करना शुरू करेगा। सुबारू वागड़ी से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें इन जंगली लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ओसामी वागड़ी के करीब आकर कहता है, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लेकिन अचानक से सुबारू ओसामी को पीछे रहने के लिए कहती है और रेंतारो भी ओसामी को रोकता है। ओसामी कहता है, रेंतारो तुम ये क्या कर रहे हो, और मैं तो बस बात कर रहा था। और फिर सुबारू वागड़ी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन साकू कहता है, क्या तुम इतना जल्दी भूल गई जो सवाल हमने तुमसे अभी अभी पूछा था। लगता है जितना मैंने सोचा था क्योंकि स्कूल की लड़कियां उससे काफी ज्यादा बेवकूफ है। जिसके बाद हम देखते हैं जो सुबारू होती है ना वो थोड़ी इरिटेट होती है और वो कहती है, क्या तुम इस बात के बारे में कह रहे हो। साकू कहता है, ये जानने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, और वैसे भी तुम्हारे बालों का रंग ऐसा क्यों है, और क्या क्योंकि स्कूल में ये सब अलाउड है, और लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। और साकू की बातें सुनकर सुबारू को काफी बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन अचानक से रेंतारो साकू को रोकता है और कहता है कि साकू रुक जाओ क्योंकि तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, और वैसे भी तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरीके से बात करो। साकू फिर चुप हो जाता है और रेंतारो आगे कहता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे स्कूल के गेट पे खड़ी थी और आज मैंने इसे लाइब्रेरी में देखा और मैं बस इसको उस दिन डराने के लिए आज माफी मांग रहा था और मैंने ही पहले बात करना शुरू किया था। और तभी आयातो ओसामी के कान में कहता है, उस दिन तुम ही थे जिसने इस लड़की को डराया था। और भाई ये सुनते ही ना ओसामी आगे बढ़ता है और वागड़ी से उस दिन के लिए माफी मांगता है, लेकिन वागड़ी भी पलट कर इन सबसे माफी मांगती है क्योंकि वागड़ी को लगता है कि ये सब वागड़ी की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो सुबारू होती है वो वागड़ी को माफी मांगने से मना करती है, लेकिन यहाँ पे जो वागड़ी है वो सुबारू को भी कहती है कि तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सुबारू यहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से वागड़ी भी सुबारू के साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद सुबारू चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में उल्टा सीधा कह रही होती है, लेकिन जैसे ही सुबारू को याद आता है कि रेंतारो ने साकू को रोका था, वैसे ही सुबारू रुक जाती है और वागड़ी से पूछती है, वागड़ी तुम्हें क्या लगता है वो ब्लॉन्ड बाल वाला लड़का कैसा है, मतलब तुम्हें उसके बारे में कैसी फीलिंग आती है। वागड़ी कहती है कि वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड इंसान है, लेकिन ये बात सुन के पता नहीं क्यों सुबारू को अच्छा नहीं लगता है। और भाई पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इन दोनों का कुछ कनेक्शन होने वाला है। फिर अब घर पहुंचने के बाद भी रेंतारो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन साकू ने जो चीज रेंतारो को पढ़ाई थी ना, रेंतारो को अभी भी उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वागड़ी का कॉल आता है और ये दोनों आज दिन में जो भी हुआ उसको लेके बातें करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जिसके बाद वागड़ी कहती है, रेंतारो आज तुमने जो भी किया वो काफी कूल था और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर रेंतारो काफी शर्मा जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रेंतारो को कूल नहीं बोला था। लेकिन फिर वागड़ी कहती है, मुझे माफ करना क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात कर रही हूँ और मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगी। रेंतारो पूछता है, वागड़ी तुम मुझसे इतना फॉर्मल तरीके से बात क्यों करती हो। और यहाँ पे वागड़ी थोड़ा शर्माती है और कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे शॉप की बस एक कस्टमर हूँ और अगर मैं तुमसे ज्यादा कैजुअली बात करूंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। ये सुनकर रेंतारो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि रेंतारो को अब ऐसा लग रहा था जैसे वागड़ी उसे दूर कर रही है। जिसके बाद वागड़ी रेंतारो को साथ में स्टडी करने के लिए कहती है और रेंतारो इसके लिए एग्री कर लेता है। लेकिन अचानक रेंतारो कहता
है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आगे से तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकती हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ। वोगरी कहती है ठीक है, और इतना कहकर ये लोग फोन रख देते हैं। और फिर बातचीत खत्म होने के बाद भाई रेंतारो तो यहाँ पे शर्म से पागल हुए जा रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर मैं ये सब क्या बक रहा था। और उसी समय हम देखते हैं कि जो अपनी वोगरी होती है ना वो भी एम्बेरस फील कर रही होती है, मतलब वो ज्यादा ही नर्वस हो रही होती है। और भाई इसी मस्त सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा एंड इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।